नमस्कार दोस्तों, यह सीए एग्जाम ओरिएंटेड में आपका स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण सेक्शन का जो हर एक एग्जामिनेशन में 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। देखिए, टॉपिक की बात करते हैं भारत में प्रथम। टॉपिक का नाम है भारत में प्रथम। देखिए, अब इस भारत में प्रथम कौन कौन सी चीजें हैं वह सारी की सारी चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे कि भारत में प्रथम व्यक्ति कौन है, प्रथम महिला कौन है, मतलब प्रथम राष्ट्रपति कौन है। इस प्रकार से जो भी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल होती हैं, प्रथम वाली होती हैं, सबको हम डिस्कस कर लेंगे। याद रखिएगा कि यह लगभग 3 से 4 पार्ट में वीडियो होगा, 3 से 4 पार्ट में वीडियो होगा और इसके अंतर्गत जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी चीजों को हम एक बेहतरीन ढंग से डिस्कस कर लेंगे। आपके एग्जामिनेशन में मानकर चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन हूबहू यहां से मिल जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन हूबहू यहां से मिल जाएगा। तो समय को ना व्यर्थ करते हुए पहला पॉइंट शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आज का शुरू करते हैं। देखिए क्या है सबसे पहला पॉइंट, अब बताते जाइएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप छापना शुरू करेंगे। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट है कि भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति बताइए बाबू। भारत के पहले राष्ट्रपति बताइए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति बताइए, भारत के पहले प्रधानमंत्री बताइए और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बताइए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, ये 4 क्वेश्चन हमने लिखा है। क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री फटाफट बताइए। देखिए, यहां मैं बात करूं भारत के प्रथम या पहले राष्ट्रपति, सीधे पूछे भारत के पहले या प्रथम राष्ट्रपति कौन है तो लिखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? क्लियर? चले, याद रखिएगा। दूसरी पॉइंट की बात करें, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। एक एक पॉइंट दिमाग लगाकर सुनिए क्योंकि पेपर में हूबहू आएंगे। देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के हम जन्म दिवस पर टीचर्स डे मनाते हैं। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। आगे जाकर यह भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। भारत के क्या बनते हैं? राष्ट्रपति भी बनते हैं। क्लियर? याद रखिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे जाकर यह क्या बनते हैं? और दूसरा क्या है? उपराष्ट्रपति पूछे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। आगे चलकर क्या बनते हैं? भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, दिमाग लगाकर सुनते जाइएगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? याद रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के क्या है? पहले उप प्रधानमंत्री हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। अब देखिए कि इस बोर्ड से कितना कितना क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा कि इस बोर्ड से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। राष्ट्रपति की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 52 में, संविधान के अनुच्छेद 52 में, संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति। ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखिए कि एक बौना राष्ट्रपति था। बौना, बौना मतलब छोट के, बौना, तो बौना राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। अरे बोलिए, अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति का। 52 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति का। 11 जोड़िए, इसमें 11 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 63। फिर 11 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 74। देखिए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, अनुच्छेद 53 में क्या है? उपराष्ट्रपति का वर्णन है, और अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का वर्णन है। किसका? मंत्री परिषद का वर्णन है। और इसी प्रधानमंत्री, इसी मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। एक एक बातें सुनते जाइएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यह नाम तो है भारत में प्रथम, लेकिन देखिए कितनी कितनी जानकारी अभी इससे यहां से मिल रही है। देखिए क्या है, सुनिए
सुनिए, बात यहां पर करें, कैसे याद रखेंगे, बौना, बौना ये तो छोड़ के बौना राष्ट्रपति था, तो बौना अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है, राष्ट्रपति का वर्णन है, क्लियर। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का, और अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का वर्णन है, मंत्री परिषद का वर्णन है। और इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री, क्लियर है। यहां पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहां पर बात कर लेते हैं पहले प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले उप प्रधानमंत्री क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं से बात कर लेते हैं, देखिए सुनिए, अगर प्रश्न पूछे कि, ध्यान से देखेंगे, अगर प्रश्न पूछे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर पूछ दे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला पीएम तो श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी, क्लियर है। ध्यान से देखेंगे, अगर सीधे प्रश्न पूछे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की पहली महिला पीएम, पहली महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, क्लियर है, श्रीमती इंदिरा गांधी। यहां देख लीजिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 52 में, 11 जोड़ेंगे तो 63 उपराष्ट्रपति, और इसमें 11 जोड़ेंगे तो 74, इसमें आएगा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। और इसी मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे देखिए, यहां देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। यहां अगर पूछा जाए कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन है, उप प्रधानमंत्री, देखिए पूरे संविधान में, सुनिए बातों को, पूरे संविधान में उप प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, कहीं नहीं। अगर कोई पूछे पूरे संविधान में उप प्रधानमंत्री का वर्णन कहां है, कहेंगे कहीं नहीं है, यानी कि उप प्रधानमंत्री नाम का कोई पद नहीं है पूरे संविधान में। लेकिन प्रधानमंत्री के कामों को आसान करने के लिए उप प्रधानमंत्री का गठन होता है, उप प्रधानमंत्री पद का गठन होता है। और पहले उप प्रधानमंत्री कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, क्लियर है, क्लियर। चलिए छोटा सा एक हेडिंग लगाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसके बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए हेडिंग है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बाबू देखेंगे ध्यान से, हेडिंग है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए समझते हैं इनके बारे में एक एक बातें ध्यान से। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो देखिए 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, और 31 अक्टूबर को मनाते हैं एकता दिवस। क्या मनाते हैं, एकता दिवस। सुनिएगा, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, और 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, बताइए क्या मनाते हैं, एकता दिवस। क्या मनाते हैं, एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता का अग्रदूत कहते हैं। क्या कहते हैं, एकता का अग्रदूत कहते हैं, अग्रदूत कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। देखिए जैसे आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय हमारे देश में छोटी छोटी कुल 565 रियासतें थीं। कुल कितनी थी, 565 रियासतें थी। रियासत मतलब समझ रहे, जो छोटे छोटे राजवाड़े होते हैं, छोटे छोटे जमींदार, छोटे छोटे साहूकार, छोटे छोटे धनी लोग कहते थे भैया हम ही राजा हैं, हम इस अपने देश अपने यहाँ के लोगों को देख लेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए कि एक क्षेत्र का एक राजा है और 20-25 गांव उसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो वो अपने आप को राजा घोषित कर देता था। उसी को बोलते थे रियासत। जो छोटे छोटे रियासत थे, ध्यान से सुनिए, छोटे छोटे रियासत थे, उन छोटे छोटे रियासतों को जोड़ने का काम किन्होंने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे रियासतों को, जो भी छोटे छोटे रियासत थे, उनको जोड़ने का काम किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस वजह से इन्हें एकता बनाने का प्रयास किया, इस वजह से इन्हें एकता का अग्रदूत या रियासतों का जनक कहते हैं, रियासतों का जनक कहते हैं। एकता बनाने का प्रयास किया, जो भी छोटे छोटे हमारे थे उनमें एकता बनाने का प्रयास किया। इस वजह से इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में, एकता दिवस। कई बार प्रश्न पूछा है कि 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता
दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। क्लियर। महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से देखिए और क्या निकल कर आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और क्या निकल कर आता है, याद रखिएगा कि गुजरात के नर्मदा जिले में ठीक है, केवड़िया नामक स्थान पर साधु बेट द्वीप पर 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसको बनाया था राम सुतार ने। किसने तैयार किया था? राम सुतार ने। और कंपनी कौन थी? कंपनी थी L&T कंपनी। कौन सी कंपनी थी? L&T कंपनी। आइए एक बार फिर देख लेते हैं पूरा का पूरा, ध्यान से देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को। कब हुआ था? 31 अक्टूबर को। इस वजह से एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? एकता दिवस। क्यों मनाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है कि जो भी हमारे 565 छोटे छोटे इधर उधर रियासतें जो फैली थी उन सबको एक्के में जोड़ के, कूच काच के एक्के में मिलाकर प्रयास किए, मतलब एकता सबको एक बनाया। इस वजह से इन्हें एकता का अग्रदूत कहते हैं। और इस वजह से हम क्या मनाते हैं? एकता दिवस। 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। सभी रियासतों को जोड़ने का काम किया, इस वजह से इन्हें रियासतों का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रियासतों का जनक कहते हैं। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है। कई बार पेपर में आया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहां पर है। मूर्ति मतलब एक क्या है? स्टैचू है। देखिए, एकता को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी। क्या बोलते हैं? यूनिटी। एकता को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? यूनिटी। तो सीधे आपसे पूछा जाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, लिबर्टी नहीं बाबू, यूनिटी याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब एकता वाला यूनिटी, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहां है? तो क्या बताएंगे, ध्यान से देखिए। गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया नामक स्थान पर एक साधु बेट द्वीप है। इसी साधु बेट द्वीप में 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और यह प्रतिमा किसने तैयार किया था? इंजीनियर मतलब डिजाइनकार कौन थे? राम सुतार। कौन थे? राम सुतार। और कंपनी कौन थी? L&T। कंपनी कौन थी? L&T। देखिए जरा ध्यान से। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यूनिटी की जो प्रतिमा है वह किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल से स्टैचू ऑफ यूनिटी संबंधित है। यह कहां पर है? गुजरात में है, इतना तो पता है। गुजरात में जहां पर नर्मदा नदी का अत्यधिक मात्रा है उसी को बोलते हैं नर्मदा जिला। नर्मदा जिला में एक स्थान है जिसका नाम है केवड़िया नामक स्थान। और इसी केवड़िया नामक स्थान पर एक द्वीप है। द्वीप मतलब पानी से जल, पानी से धरती का निकला हुआ भाग द्वीप है, जिसका नाम है साधु बेट द्वीप। इसी से 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बनाने वाले व्यक्ति का नाम है राम सुतार। तैयार किसने किया? प्रतिमा तैयार किसने किया? राम सुतार। कंपनी कौन सी? L&T। कंपनी कौन सी? L&T। कंपनी कौन सी थी? L&T। तो आई थिंक कितनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। एक प्रश्न और आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, देख लीजिए। एक प्रश्न और आता है, देखिए एक प्रश्न और आता है वल्लभ भाई पटेल से। किससे? वल्लभ भाई पटेल से। देखिए अब एक प्रश्न और आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ध्यान से सुनिए। नाम इनका वल्लभ भाई था, वल्लभ पटेल था। सरदार की उपाधि किसने दी? तो पूरा मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। पहले केवल सरदार पटेल, ठीक है, पूरा देखिए वल्लभ पटेल। अब इनको पूरा मिलाकर सरदार की उपाधि किसने दी? यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सरदार की उपाधि किसने दी? तो जब आप पढ़ेंगे ना तो किताबों में लिखा होता है बारदौली की महिलाएं। सुनिए, पहले इसको मिटाकर बताता हूं, यही तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, सरदार की उपाधि किसने दी, तो तुरंत आप न आओ देखते हैं न ताओ, सीधे ठोक देते हैं बारदौली की महिलाएं। क्या लिख देते हैं? बारदौली की महिलाएं। जबकि यह सरासर बाबू गलत आंसर है। सुनिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, सरदार की उपाधि किसने दी, सरदार की उपाधि किसने दी,
इस प्रश्न को क्लियर कर लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा, सरदार कहकर किसने पुकारा, सरदार की उपाधि किसने दी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने दी। किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। महात्मा गांधी ने दी बारदौली की महिलाओं की तरफ से, बारदौली महिलाओं की ओर से, बारदौली महिलाओं की ओर से, महिलाओं की ओर से। तो इस प्रश्न को एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि सरदार पटेल को मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने दिया है बारदौली महिलाओं की ओर से। बारदौली महिलाओं की ओर से सरदार की उपाधि किसने दिया है? गांधी जी ने दिया। तो आई थिंक ये क्लियर, बारदौली महिलाओं की ओर से गांधी जी ने दिया है। क्लियर है? बोलिए हाँ कि ना? क्लियर ना? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए तो हमारे ख्याल से जो 4 क्वेश्चन हमने लिखा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जरा फटाफट बताइए चारों क्वेश्चन क्लियर? बोलिए तो चारों क्वेश्चन। हाँ सर क्लियर है। पहला क्वेश्चन क्या है बताइए तो? पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा पॉइंट क्या है बाबू? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न क्या था कि भारत के पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और महिला पीएम पूछे तो इंदिरा गांधी। महिला पीएम पूछे तो इंदिरा गांधी। चौथा क्वेश्चन क्या था? भारत के पहले उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार ने क्या किया था? देशी रियासतों को जोड़ने का काम किया था। इस वजह से देशी रियासतों का अग्रदूत या एकता का जनक कहते हैं। और 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि छोटे छोटे रियासतों को एक करने, एकता करने का काम किया था। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस मनाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और यूनिटी का मूर्ति कहां पर है? गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया नामक स्थान पर एक साधु बेट द्वीप है। उस साधु बेट द्वीप पर 182 मीटर प्रतिमा है। यह प्रतिमा बनाया था राम सुतार ने। किसने बनाया था? राम सुतार ने। कंपनी कौन थी? L&T। कंपनी कौन थी? L&T। इतनी बातें अगर समझ आए तो यस सर बोलिए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, अब क्लास को कंप्लीट देखिए। क्लास कंप्लीट देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ एक अलग लेवल की जानकारी हुई है। क्लियर है? अब क्लास कंप्लीट देखिए, आपको यह एहसास हो जाएगा कि हाँ एक अलग लेवल की हमें जानकारी हुई है इस क्लास से। ठीक है, एक एहसास हो जाएगा कि हाँ एक बेहतर लेवल, एक अलग लेवल की जानकारी हुई है। ठीक है, चलिए उसी के आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लियर है बाबू? क्लियर। आगे देखिए, आगे देखिए। भारत के एकमात्र पीएम जो कभी संसद नहीं गए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारत के एकमात्र पीएम जो कभी संसद नहीं गए। दूसरा प्रश्न है, याद रखिएगा, दूसरा प्रश्न है भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ। भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष। तो इतने प्रश्न हैं और एक दो प्रश्न लिख लेते हैं। भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष लिख लेते हैं। भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष। भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको एक ही बार कंप्लीट बताना है। इसको एक ही बार कंप्लीट बताना। देखिए क्या है, भारत के एकमात्र पीएम जो कभी संसद नहीं गए। भारत के एकमात्र पीएम जो कभी संसद में कदम तक नहीं रखे। दिमाग लगाकर सुनिएगा। भारत के एकमात्र पीएम जो कभी संसद नहीं गए, उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। एकमात्र पीएम जो कभी संसद नहीं गए, उनका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह। ध्यान से सुनिए, भारत के एकमात्र पीएम जो कभी संसद नहीं गए, नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। दो प्रश्न यहां से याद रखेंगे। भारत के एकमात्र पीएम जो कभी संसद नहीं गए, मतलब संसद में कदम तक नहीं रखा, क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। आपको पता है कि कोई भी पीएम हो या कोई भी सांसद हो, सांसद ही आगे चलकर पीएम बनता है, उसको बनाते हैं लोग, उनको संसद में बैठना ही पड़ेगा। लेकिन एकमात्र पीएम जो कभी संसद नहीं गए, नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। दो प्रश्न यहां चौधरी चरण सिंह से बनता है, ध्यान से सुनिए। जो चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह,
ये किसानों के नेता थे। किसके नेता? किसानों के नेता थे। चौधरी चरण सिंह किसके नेता थे? किसानों के नेता। इस वजह से चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है, उस स्थल का नाम है किसान घाट। क्या नाम है जी? किसान घाट। देखिए, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, किसानों को आगे बढ़ाने का काम करते थे। इस वजह से जब यह मर गए तो बोला गया किसानों का मसीहा मर गया, किसानों का मसीहा मर गया। जीवन प्रयत्न याद रहे, इस वजह से जहां पर यह मरे ना, ऊपर आप खूब बढ़िया से प्लास्टर वास्टर कोई के खूब बढ़िया तो घाट बना दिया गया। वह घटवे का नाम क्या है? किसान घाट। घाट का नाम क्या है? किसान घाट। तो चौधरी चरण सिंह से 2-3 प्रश्न बनते हैं, सुन लीजिए। कि एकमात्र सांसद जो कभी, एकमात्र पीएम जो कभी संसद नहीं गए, क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, इस वजह से जहां मर गए और जहां पर दफनाया गया उस स्थनवा को बोलते हैं किसान घाट। क्या बोलते हैं? किसान घाट। खूब बढ़िया से इनके ऊपर प्लास्टर वास्टर करके इनको सुला दिया गया, ऊपर से घाट बना दिया गया, उस घटवा क्या बोलते हैं? किसान घाट। क्या बोलते हैं? किसान घाट। दूसरा प्रश्न, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, इसका आंसर आप बताएंगे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है क्या? उत्तर प्रदेश में है, मैं इतना बता दे रहा हूं। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। बताइए बाबू, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले कमांडर इन चीफ। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्टार जरा लगाइए तो। पहला है भारत के पहले कमांडर इन चीफ और दूसरा है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस। दिमाग लगाकर सुनिए, भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ जो है वह है, याद रखिएगा, जनरल करियप्पा। कौन है बाबू? जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा, करियप्पा। क्लियर? देख लीजिए, भारत के पहले कमांडर इन चीफ, भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन है? जनरल करियप्पा। कौन है? जनरल करियप्पा। ठीक है। भारत के पहले डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस, सीडीएस, सीडीएस, याद रखिएगा कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? ध्यान से देख लीजिए, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस कौन से हैं? तो जनरल बिपिन रावत, जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत जी। कौन है जी? जनरल विपिन रावत। आइए यहां पर समझ लेते हैं सीडीएस कौन है? सीडीएस। देखिए, सीडीएस एक सेना का पद है, एक सैन्य पद है, एक सेना का पद है। इस चीज को पहले इसको जरा क्लियर करेगा, करियप्पा और यप्पा को किनारे कर दें। ठीक है। भारत के पहले कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, सारे सेनाओं को कमांड करने वाला कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। कौन? जनरल करियप्पा। बोलिए, जनरल करियप्पा। ठीक है। अब देखिए, भारत सरकार ने सेना के लिए एक पद बनाया जिसका नाम है सीडीएस, जिनका नाम क्या है? सीडीएस। ध्यान से सुनिए, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस, डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ध्यान से सुनिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत। यह जो व्यक्ति हैं यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। आपको पता होगा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में यह शहीद हो गए, देश के लिए क्या हो गए? शहीद हो गए। कौन? जनरल विपिन रावत। आपने सुना होगा, बहुत बुरी स्थिति थी देश के लिए, साथ ही साथ इनके साथ कई इनके साथी भी मारे गए यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, और यह हमारे देश के लिए क्या हो गए? शहीद हो गए। देश के लिए क्या हो गए? शहीद हो गए। तो जो सीडीएस का पद था पहले नहीं था, सीडीएस का पद पहले नहीं था, इसे बनाया गया और इसमें पहला जो सीडीएस नियुक्त किया गया उनको किया गया जनरल विपिन रावत को। किसको नियुक्त किया गया? जनरल विपिन रावत को नियुक्त किया गया। किसको किया गया? जनरल विपिन रावत को। तो भारत के पहले सीडीएस पूछे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछे तो बोलेंगे जनरल रावत, सॉरी बिपिन रावत। क्या बोलेंगे? बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में यह बेचारे शहीद हो गए, देश के लिए बहुत बुरी स्थिति थी, यह शहीद हो गए और इनके साथ साथ कुछ लोग और भी देश के लिए क्या हो गए? अपनी जान गंवा बैठे, शहीद हो गए। क्लियर? आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट, भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष। देखिए बाबू, अभी इस थोड़ा सा सुनिए, सुनिए। किताबों में लिखा है कि भारत के पहले लोकपाल, सुनिए तो, भारत के पहले लोकपाल कौन है? क्लियर है ना? उसको थोड़ा सा सही करिएगा, क्योंकि लोकपाल एक संस्था है, लोकपाल एक संस्था है, एक ऑफिस है, एक भवन है, एक निर्माण भवन है, एक ऑफिस है। तो भारत का पहला ऑफिस कहीं होगा? नहीं भाई। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन है? लोकपाल जो संस्था है
उसके अध्यक्ष कौन है, इसको देखिए। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पूछे कौन है, तो यहां देखिए भारत के पहले लोकपाल, किताबों में सीधे लिखा है भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो उसको आप सही करिएगा। यहां पर लोकपाल अध्यक्ष की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लोकपाल अध्यक्ष की। तो याद रखिएगा पीसी घोष, कौन है, पीसी घोष, पीसी घोष। इसे पूरा नाम देखेंगे, पी से हो जाएगा पिनाकी, पी से हो जाएगा पिनाकी, सी से हो जाएगा चंद घोष। यानी कि भारत के पहले लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद घोष। कौन है जी, पिनाकी चंद घोष, पिनाकी चंद घोष। भारत के पहले लोकपाल कौन है, पीसी घोष या पिनाकी चंद घोष, पिनाकी चंद घोष या पीसी घोष। इनकी नियुक्ति की मैं बात करूं तो इनकी जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति द्वारा होगी। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा हुई थी, राष्ट्रपति द्वारा। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। भारत के थल सेना अध्यक्ष, भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष, भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष महाराजा राजेंद्र सिंह। कौन है, महाराजा राजेंद्र सिंह। लिख देते हैं महाराजा राजेंद्र सिंह। देख लीजिए भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन है, महाराजा राजेंद्र सिंह, महाराजा राजेंद्र सिंह। देख लीजिएगा बढ़िया से, भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष महाराजा राजेंद्र सिंह। तो चलिए एक बार फिर शुरू से कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितना क्वेश्चन हमें याद हो। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन याद हो रहे हैं। भारत के पहले पूछे लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष। किताबें में लिखा है भारत के पहले लोकपाल, तो लोकपाल नहीं होता, लोकपाल के अध्यक्ष होते हैं। लोकपाल एक संस्था है, उस संस्था के अध्यक्ष होंगे। क्लियर है ना। चलिए तो भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन है, पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। क्लियर है बाबू। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो कभी संसद नहीं गए, भारत के एकमात्र भारत के एकमात्र पीएम बोले तो प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं गए, कौन है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है जी, ठीक है। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे इसलिए जहां पर मरे तो वहां उनके घाट को, उनके समाधि स्थल को बोलते किसान घाट। देखे किसान घाट है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां पर है, आप बताएंगे, उत्तर प्रदेश में। इतना मैं बता दिया, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, आप बताइएगा कहां पर है। ठीक है। दूसरा है भारत के पहले कमांडर इन चीफ, भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन है, जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा। सबको एक के बार एक के में रखे थे, जनरल करियप्पा। चलिए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बेचारे शहीद हो गए और इनके साथ साथ हमारे देश के कुछ जवान भी मारे गए। सीडीएस क्या होता है कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं का जो शक्ति होता है इन्हीं पर होता है। तीनों सेनाओं का जो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करेंगे बाबू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो तीनों सेना है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होगा, जनरल बिपिन रावत जी का। ये बेचारे शहीद हो गए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। नेक्स्ट है भारत के पहले लोकपाल, बता दिए। भारत के पहले थल सेना, थल मतलब जमीनी पे रहेगा तो राज करेगा, राजेंद्र सिंह। भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष महाराजा राजेंद्र सिंह, महाराजा राजेंद्र सिंह। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है तो यस सर बोलिए, फिर मिटाकर आगे बढ़े। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखेगा नहीं, बस बातों को सुनते रहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, चलिए बाबू आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए, इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको लग रहा होगा कि हाँ एक बेहतर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और जोड़िए। देखिए कितना क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। क्लियर है। भारत के पहले महान्यायवादी, भारत के पहले महान्यायवादी। ठीक है ना। सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला, सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला, सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय जो
बिना ऑक्सीजन चढ़ा, जो बिना ऑक्सीजन चढ़ा, जो बिना ऑक्सीजन चढ़ा। इतने क्वेश्चन हैं, फटाफट आप आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं, फटाफट आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। क्लियर? दो क्वेश्चन और लिख लेंगे, दो क्वेश्चन और लिख लेंगे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, पार करने वाले पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति, और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति मत लिखिए, पहले पुरुष लिखिए, और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला लिखिए, पहली महिला। क्लियर? आइए शुरू करते हैं यह पूरा का पूरा क्वेश्चन। देखिए 2 2 4 2 6 क्वेश्चन लगभग लिखे, 6-7 क्वेश्चन। आइए इसको कंटिन्यू कंप्लीट कर देते हैं। पहले नीचे से इसको कंप्लीट कर ले क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सेक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? देखिए क्या है, देखिए बाबू, देखिए अगर मैं बात करूं, यहां मैं लिख देता हूं दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लूं यहां दिख रहा है कि नहीं, एक बार दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, दिख रहा है। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पूछे, पहले भारतीय पुरुष पूछे, या सीधे पूछे इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है। ध्यान से सुनिए, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय हैं, इनका नाम है मिहिर सेन। क्या नाम है? मिहिर सेन। याद रखना बाबू, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? मिहिर सेन। क्या नाम है जी? मिहिर सेन। कोई दिक्कत है? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले, इंग्लिश चैनल ब्रिटेन का, ब्रिटेन के पास एक चैनल, चैनल मतलब एक पानी है, चैनल मतलब एक पोखरा है, चैनल मतलब एक नदी है। नदी जो होती है जिसमें बहाव होता है, जो भी नदी है जिसमें पानी का बहाव होता है उसे हम चैनल कहते हैं, उसका नाम है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय या पहले व्यक्ति कौन है? मिहिर सेन। कौन है जी? मिहिर सेन। याद रहेगा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय या व्यक्ति कौन है? मिहिर सेन। कोई समस्या? बोलिए, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? मिहिर सेन। और यहीं से पूछ दे कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला कौन है? तो आरती शाह। कौन है? आरती शाह। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, यह दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा है। पहला क्वेश्चन कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बताएं, तो क्या बताएंगे? मिहिर सेन। क्या बताएंगे? मिहिर सेन। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन है? आरती शाह। कौन है? आरती शाह। ये जो मिहिर सेन है, ये जो मिहिर सेन है, याद रखिएगा, सभी महासागरों में तैरने वाले पहले व्यक्ति हैं। सभी महासागरों में, सभी महासागरों में तैरने वाले पहले व्यक्ति, तैरने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन? मिहिर सेन। ठीक है, तैराक है बाबू, तैराक तैरेंगे तभी ना पार करेंगे। आपको ले जाए, हमें ले जाए, पता चले डूब डूब के मर जाए, बेले लाश खूब ऊपर निकले मोट के, पानी वानी पी के। आइए देखिए यहाँ पर, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति, अगर व्यक्ति पूछे मतलब पुरुष पूछे तो क्या बताएंगे? मिहिर सेन। पूरे के पूरे जितने भी सागर है, जितने मतलब जितने महासागर है, सबको तैर कर पार करने वाला। ठीक है। दूसरा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली कौन है? आरती शाह। महिला कौन है? आरती शाह। स्वाभाविक बात है भाई, महिला अगर इसको पार की है तो क्वेश्चन पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि महिला होकर इतना बड़ा इंग्लिश चैनल इन्होंने पार कर दिया तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाना चाहिए बाबू, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आरआरबी कई बार उठा पूछता है, रेलवे वाला ना कई बार उठाकर पूछता है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पुरुष बताओ तो मिहिर सेन, और महिला बताओ तो आरती शाह। महिला बताओ तो आरती शाह। बस यहीं पर रोकते हैं इसको। ये दोनों क्वेश्चन इंग्लिश चैनल को बताइए पुरुष, तो कौन हो जाएगा? मिहिर सेन, और यहाँ आरती शाह। क्लियर? आगे देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति जो बिना ऑक्सीजन चढ़ा, जो बिना ऑक्सीजन चढ़ा। ध्यान से देखिए, इंग्लिश चैनल पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति जो बिना ऑक्सीजन चढ़ा, मतलब बिना, आपको पता है कि जैसे जैसे व्यक्ति ऑक्सीजन, जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। देखिए, अगर यह पहाड़ है, समझिए, अगर जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर जाएगा तो जितना जितना ऊपर जाएगा वैसे वैसे O2 यानी कि ऑक्सीजन का लेवल कम, ऑक्सीजन का लेवल कम, ऑक्सीजन का लेवल कम, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। क्लियर है, वायुमंडल की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। यह है क्वेश्चन 8848 मीटर, यह एवरेस्ट की मोटी मोटा ऊंचाई है। कहीं कहीं 50 लिखा तो परेशान मत रहिएगा, 8848 याद रखिएगा। 8848 मीटर ऊंचा एवरेस्ट है, 8848 मीटर ऊंचा एवरेस्ट है। और उस एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ने वाला पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, नाम है आंग दोरजी, नाम है आंग दोरजी। नाम क्या है? आंग दोरजी। एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ने वाला पहला व्यक्ति का नाम बताइए। आंग दोरजी, दर्जी नारे, आंग दोरजी, आंग दोरजी, शेरपा आंग दोरजी, शेरपा आंग दोरजी। एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ने वाला पहला व्यक्ति शेरपा आंग दोरजी, शेरपा आंग दोरजी। अब भाई तीनों प्रश्न में जरा देखिए, चारों प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चारों से आएगा पेपर में। देखिए तो एक एक करके बताते हैं, सुनिए बाबू। देखिए यहां मैं बात कर लेता हूं चुनाव आयुक्त का, यहां मैं बात कर लेता हूं महान्यायवादी का, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर लूंगा, बाकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो यहां से कुछ ना कुछ चीजें सीखेंगे, इस चीज की निश्चित गारंटी है। चलिए देखिए तो पहला, देखिए यहां हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की। किसकी बात कर लेते हैं? चुनाव आयोग की। इसे चुनाव आयोग कहिए या क्या बोलते हैं? निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग या क्या बोलते हैं? निर्वाचन आयोग। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। छोटी सी बातें बताएंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, ज्यादा मैंने क्लास में डिस्कस किया है इसको। देखिए संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, निर्वाचन आयोग का वर्णन है। निर्वाचन आयोग करता क्या है? निर्वाचन कराने का काम करता है। मतलब निर्वाचन बोले तो चुनाव या निर्वाचन कराने का काम, चुनाव या निर्वाचन या वोटिंग कराने का काम करता है। क्या करता है? वोटिंग कराने का काम करता है। कौन? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। क्लियर है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। किसका है? निर्वाचन आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का क्या है बाबू? वर्णन है। कोई संदेह नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ठीक है। यह क्या करता है? चुनाव कराता है, निर्वाचन कराता है या वोटिंग कराता है, इसका काम है चुनाव आयोग का। क्लियर है बाबू? आइए यहां से समझते हैं, आइए यहां से समझते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए यहां पर बात करते हैं कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग जो है इसमें कुल 3 सदस्य हैं। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। इन 3 सदस्यों में एक जो होता है इसे बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या बोलते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, या इसे बोलते हैं चुनाव आयुक्त कहिए या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बकिया जो 2 होते हैं इन्हें केवल चुनाव आयुक्त कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चुनाव आयुक्त कहते हैं। दिमाग लगाकर सुन लीजिएगा, देखिएगा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनिए, देखिए तो समझिए। यहाँ पर चुनाव आयोग की बात करें तो यहां पर चुनाव आयोग या इसे बोलते हैं निर्वाचन आयोग, संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णन है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, अगर चुनाव आयोग की स्थापना पूछा जाए तो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। जो भी हमारे सांसद, उपराष्ट्रपति, सांसद के चुनाव हुए, विधायक के चुनाव हुए, कौन कराता है? चुनाव आयोग। पूरा व्यवस्था कौन बनाता है? चुनाव आयोग। ठीक है जी, ध्यान से देखिए। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इस वजह से 25 जनवरी को हम मनाते हैं मतदाता दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। देखिए मैं पॉलिटी नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्त, पॉलिटी नहीं। पॉलिटी जब डिस्कस करता तो बहुत बेहतर लेवल का डिस्कस करता। थोड़ा सा चीजें बता रहा है जो आपके एग्जाम के व्यू से ओरिएंटेड है। एग्जाम के व्यू से क्या है? ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है। सुनिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? मतदाता दिवस। अगर प्रश्न पूछे कि मतदाता दिवस कब मनाते हैं तो 25 जनवरी को। 3 दिवस यहीं पर याद रखिए। 24 जनवरी को मनाते हैं बालिका दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? बालिका दिवस। या इसी दिन मनाते हैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, क्योंकि मानते हैं 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की अस्तित्व में आया था। ठीक है, 25 जनवरी को हम मनाते हैं मतदाता दिवस।
25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं बोलिए? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस है। इसमें बोलना क्या है भाई, पता है आपको, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। देखिए यहां सुनिए, यह बातें क्लियर है ना? 25 जनवरी। देखिए यह 3 सदस्य होते हैं। पहले इसमें केवल 21 सदस्य होता, तो छोड़िए ज्यादा दिमाग को पहले वाले मत जाइए। अभी देखिए वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 3। इन 3 सदस्यों में एक हेड होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। बकिया जो 2 होते हैं यह अन्य होते हैं। बकिया जो 2 होते हैं यह अन्य होते हैं। यह हेड है, बकिया 2 अन्य हैं। अगर पूछे कार्यकाल इनका तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब 6 वर्ष लगातार काम पर करें, अगर 65 वर्ष पहले ही पूरा हो जाए तो भी रिटायर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि या तो 6 वर्ष रहेंगे या तो 65 वर्ष। अगर 65 वर्ष आने में अभी टाइम है तो 6 वर्ष काम कर लेंगे अपना। पता चले कि 6 वर्ष के लिए नियुक्ति हो और 62वें साल में हो तो 3 साल नियुक्ति करेंगे, 65 में खत्म हो जाएंगे। यानी कि इनका एज कितना होता है? इनका कार्यकाल देखो 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनका जो केवल चुनाव आयुक्त, मुख्य नहीं, केवल चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका भी 6 वर्ष होता है और 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष। देखिए इनका 65, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है जी। अब यही हमसे प्रश्न पूछा था कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ध्यान से सुनिए, हमसे प्रश्न क्या था, हमें इतना बड़ा रामायण आपको बताना पड़ा। देखिए बाबू कई बार प्रश्न पूछता है कि चुनाव आयोग का वर्णन कहां पर है, तो अनुच्छेद 324 में है। कुल सदस्य कितने हैं? 3। यहाँ 2 और 1 करके। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगर मुख्य वाला होगा तो स्वाभाविक बात इससे ज्यादा होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष, और इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष। कुल सदस्य कितने हैं? 3। इनमें एक हेड होगा, बाकी 2 अन्य होंगे। यही हमसे पूछा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन क्या था? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। टोटल जानकारी आपको हो गई होगी बाबू, टोटल जानकारी हो गई होगी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। अब समझ गए मुख्य चुनाव आयुक्त का मतलब? ठीक है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे बाबू? सुकुमार सेन। क्लियर है जी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बोलिए कौन से सेन? सुकुमार सेन। सुस्मिता सेन ना रे भाई, सुकुमार सेन। कौन सा? सुकुमार सेन। क्लियर। यहां से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 10वें नंबर का आपको याद रखना है और वर्तमान आपको याद रखना है। ठीक है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। 10वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था टीएन शेषन। क्लियर। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है सुशील चंद्रा। क्या नाम है? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा से जो पहले थे, जस्ट इनके पहले, उनका नाम था सुनील अरोड़ा। उनका नाम क्या था? सुनील अरोड़ा। क्लियर। चले देखते हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 10वें नंबर के कौन थे? टीएन शेषन। कौन थे बाबू? टीएन शेषन। और यही जो टीएन शेषन थे, इन्होंने वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत की। वोटर आईडी कार्ड की क्या थी? शुरुआत की। तो प्रश्न पूछ दे कि वोटिंग के लिए वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत किसने की? तो टीएन शेषन। किस नंबर के थे? 10वें नंबर के। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। इनसे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा। इनसे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यह सुकुमार सेन, भाई सुस्मिता सेन से इनका कोई संबंध नहीं है, नहीं तो समझ जाएगा कि सुस्मिता सेन से है। क्लियर। सुस्मिता सेन की बात करें तो जो सुस्मिता सेन है, ध्यान से सुनिए, जो सुस्मिता सेन है यह भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी। भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी। यानी कि पहली मिस यूनिवर्स भारत की है बाबू, यह भारत की है। और पहली क्या बनी? मिस यूनिवर्स बनी है। क्या बनी थी? भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। भारत की पहली क्या बनी थी? मिस यूनिवर्स बनी थी। कौन? सुस्मिता सेन। मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुस्मिता सेन। क्लियर। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जरा ध्यान से देखिए, इतनी बातें क्लियर। चुनाव आयोग ने, याद रखिएगा बातें, चुनाव आयोग ने सन 2004 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया।
कब? 2004 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया। तो प्रश्न पूछ दे, ईवीएम, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। विधानसभा चुनाव 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी? ईवीएम की। बोल दीजिए बाबू, ईवीएम। ईवीएम की शुरुआत कहां पर हुई? 2004 के विधानसभा चुनाव में हुई ईवीएम की शुरुआत। और ईवीएम के खोजकर्ता का नाम है जे हनीफा। क्या नाम है जी? जे हनीफा। याद रखिएगा दोस्त कि ईवीएम के खोजकर्ता का नाम, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटिंग मशीन। ईवीएम की शुरुआत 2004 से विधानसभा चुनाव में हुई और उसी समय से हम आज तक करते आ रहे हैं ईवीएम का। ठीक है, ईवीएम की खोज किसने की थी? जे हनीफा ने। किसने की थी बाबू? जे हनीफा ने। क्लियर? ठीक है। इसके बाद था आपका क्वेश्चन महान्यायवादी से रिलेटेड, है ना। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर। हमारा क्वेश्चन बस इतना था, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, मैंने पूरा का पूरा बता दिया। आइए बात करते हैं अब अगला महान्यायवादी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन है। सुन लीजिएगा बढ़िया से, भारत के पहले महान्यायवादी कौन है। तो निपटाते चलते हैं इसको। भारत के पहले क्या था? भारत के पहले महान्यायवादी। तो भारत के पहले जो महान्यायवादी हैं उनका नाम है एमसी सीतलवाड़ा। एमसी सीतलवाड़ा। क्लियर है? क्या नाम है जी? एमसी सीतलवाड़ा। भारत के पहले जो महान्यायवादी हैं उनका नाम क्या है? एमसी सीतलवाड़ा। याद रहेगा, भारत के पहले महान्यायवादी का नाम क्या है? एमसी सीतलवाड़ा। एमसी सीतलवाड़ा। और एक ऐसे महान्यायवादी हैं जो सबसे अधिक समय तक रहे, जो सबसे अधिक समय तक महान्यायवादी रहे, सबसे अधिक समय तक महान्यायवादी रहे। लगभग 13 साल। लगभग कितने साल? 13 साल। लगभग कितने साल? 13 साल। देखिए, एमसी सीतलवाड़ा भारत के पहले महान्यायवादी हैं। ध्यान से सुनिए, भारत के पहले महान्यायवादी का नाम क्या है? एमसी सीतलवाड़ा। और लगभग 13 साल रहे। सबसे अधिक समय तक महान्यायवादी के पद पर कौन रहे? तो क्या बताएंगे? एमसी सीतलवाड़ा। एमसी सीतलवाड़ा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्तमान महान्यायवादी जो हैं उनका नाम है बाबू के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। ठीक है जी। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। ध्यान से सुनिए, इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल जून 2020 में, सुनिए, इनका जो कार्यकाल है जून 2020 में समाप्त हो रहा था। बोलिए कब? जून 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। लेकिन जून 2020 का जो समय था पूरा का पूरा कोविड वाला समय था, भयानक कोविड वाला समय था। इस वजह से इनका जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया, लगभग 18 माह तक बढ़ा दिया गया। 18 माह तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। क्लियर है? जून 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन जून 2020 कोविड का भयानक समय था, इस वजह से इनका कार्यकाल 18 माह बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान समय में जो महान्यायवादी हैं वह कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। क्लियर? आगे आइए समझ लेते हैं महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी के बारे में देखिए, महान्यायवादी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। क्लियर? महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में। बोलिए हाँ कि ना? महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। कोई पूछे महान्यायवादी क्या है, कौन चिड़िया का नाम है, कौन क्या है आखिर महान्यायवादी? तो याद रखिएगा, महान्यायवादी एक पद है। महान्यायवादी एक पद है। महान्यायवादी एक संविधान के अंतर्गत आने वाला पद है जो अनुच्छेद किसमें है? 76 में। किसमें है? अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी एक पद है। क्या है बाबू? महान्यायवादी एक पद है जो भारत सरकार का, महान्यायवादी जो होता है वह भारत सरकार का वकील होता है। यानी कि भारत के कानून का सबसे बड़ा कोई अधिकारी है तो क्या होता है? महान्यायवादी। ध्यान से सुनिए, भारत सरकार का वकील होता है या भारत सरकार के कानून का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वह क्या होता है? महान्यायवादी। क्लियर? तो महान्यायवादी क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर कोई कहे तो भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार का क्या होता है? वकील होता है। मतलब भारत सरकार पर कोई मुकदमा करता है तो कौन देखता है? महान्यायवादी। कौन देखता है बाबू? महान्यायवादी। यह भारत सरकार का क्या होता है? वकील होता है बाबू। भारत सरकार का क्या होता है? वकील होता है। इसका वर्णन कहां है? अनुच्छेद 76 में। इसका वर्णन कहां है? अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी की जो नियुक्ति करती है, अब यहां से सुनते रहिएगा एक बातें, महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कोई भी नियुक्ति पूछे तो सीधे लगा देंगे राष्ट्रपति। क्लियर? जो अगर
पूरे भारत स्तर पर कोई नियुक्ति होती है तो कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है बाबू? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कहां पर इसका वर्णन है? अनुच्छेद 76 पर। महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है, महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है, यह क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक पद पर बैठे रहेंगे। ध्यान से सुनिए, जो महान्यायवादी होता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक यह महान्यायवादी पद पर बैठे रहेंगे। राष्ट्रपति का तनिको मूड खराब हुआ तो तुरंत महान्यायवादी को बदल देगा। क्लियर? तुरंत महान्यायवादी को बदल देगा। क्लियर है बाबू? ध्यान से सुनिए, तुरंत महान्यायवादी को बदल सकता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रपति जितना दिन चाहे रखेगा, जितना दिन बाद चाहे हटा सकता है। क्लियर है ना? यह महान्यायवादी की थोड़ी सी बातें हुई। क्लियर? एक और बातें याद रखिएगा कि महान्यायवादी को अपने पद का वेतन नहीं मिलता। यानी कि महान्यायवादी का अगर वेतन पूछे तो कहेंगे इसको अपने पद का कोई वेतन नहीं मिलता। महान्यायवादी के अपने पद का वेतन नहीं मिलता। पॉइंट याद रखिएगा, महान्यायवादी को अपने पद का वेतन नहीं मिलता, यानी कि इसको कोई वेतन नहीं मिलता है। क्लियर है बाबू? तो अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन? महान्यायवादी के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ा। सबसे अधिक समय तक रहने वाले महान्यायवादी कौन है? MC सीतलवाड़ा। क्लियर? आगे देखते हैं। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। इनको अपने पद का वेतन नहीं मिलता। इनका कार्यकाल 18 माह बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? 18 माह। और 2-3 प्रश्न आपके पेपर में सीधे आते हैं कि महान्यायवादी महान्यायवादी का जो कार्य है, इस कार्य को सरल बनाने हेतु, ध्यान से सुनिए, महान्यायवादी के कार्य को, देखिए महान्यायवादी का जब कार्य बहुत अधिक होता है, राष्ट्रपति को लगता है कि महान्यायवादी का ढेर कार्य है, तो उस कार्य को करने के लिए एक अन्य नियुक्ति होती है। तो महान्यायवादी को कार्य को आसान करने के लिए एक अलग से पद बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्या बोलते हैं? सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। और यह सॉलिसिटर जो जनरल है वह है तुषार मेहता। वह कौन है? तुषार मेहता। एक बार देख लो वीडियो की कंडीशन। सॉलिसिटर जनरल जो है वो कौन है बाबू? ठीक है, सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। कोई दिक्कत इसमें? सॉलिसिटर जनरल कौन है बाबू? तुषार मेहता। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए महान्यायवादी के कार्य को आसान करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। और पहले सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। कौन है जी? तुषार मेहता। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? भारत के पहले महान्यायवादी कौन है? तो क्या बताएंगे? MC सीतलवाड़ा। अरे पहले छोड़िए, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। पहले छोड़िए, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। आपसे महान्यायवादी पूछे तो पूरा का पूरा एक के बार में बोल दीजिएगा। ठीक है, नियुक्ति सब कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सब छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? यही था ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आइए इसको भी कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का पहला न्यायाधीश कौन था? तो इनका नाम है नागेंद्र सिंह। क्या नाम है? नागेंद्र सिंह। ध्यान से एक बार क्लियर कर लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे देश का जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। पूरा नाम है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का जो पहला न्यायाधीश है उसका नाम क्या है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह UNO का भाग है। आपने पढ़ा होगा चाहे सुना होगा। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय, देखो बाबू, पूरा का पूरा चीज ये रटते जाइएगा तभी काम बनेगा, है ना। अभी और भी वीडियो आएगी, जितनी महिलाएं हैं सबको एक जगह ही लिखवा देंगे। पूरी महिलाओं की लिस्ट, पूरी जो महिला है सबकी लिस्ट एक जगह बनवा देंगे कि कौन सी महिला प्रथम है, कौन सी महिला द्वितीय है। पूरा एक ही जगह केवल महिला का मैं बता दूंगा, परेशान मत रहिए। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का पहला न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए सर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यूएनओ की बात करें, इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है याल्टा सम्मेलन के तहत। किसके सम्मेलन के तहत? याल्टा सम्मेलन। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, देखिए यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है याल्टा सम्मेलन के तहत। याल्टा सम्मेलन के तहत। अब यहां मैं बात करूं कि जो यूएनओ है, परेशान मत रहिए, कभी यूएनओ का टॉपिक पूरा का पूरा मैं बताऊंगा, अभी समझिए, सुनिए। यूएनओ जो है, इसका जो मुख्यालय है, मतलब इसका जो ऑफिस है वह न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका जो ऑफिस है कहाँ है बाबू? न्यूयॉर्क में है। यहाँ बात करें, यूएनओ के कुल 6 अंग हैं। यूएनओ के कुल कितने अंग हैं? 6। जो 6वां अंग है, ध्यान से सुनिए, जो 6वां अंग है इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यूएनओ के जितने भी अंग हैं, बाकी सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सुनिए, यूएनओ के जितने भी अंग हैं, बाकी सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इसका मुख्यालय जो है यह बाबू द हेग में है। कहाँ है? द हेग में। और द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है जी? नीदरलैंड में। सुन लीजिए, यूएनओ के जितने भी अंग हैं, इन सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूएनओ का एक अंग है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देश विदेश अलग अलग देशों का जो कोर्ट है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह द हेग में है। द हेग नीदरलैंड का एक स्थान है। कहां पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, तो यह देखिए कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं, तैयार कर दे, नोट्स बनाते हैं ना, तो अधिक जानकारी, बहुत अधिक, बहुत डेवलप लेवल पर जानकारी होगी, एक बड़े लेवल पर जानकारी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए इसमें आगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है बाबू। फिर भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी। पहले विदेशी। आइए यहां दोनों को समझते हैं। क्लियर? आइए दोनों को समझते हैं। देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति, देखिए बाबू, भारत रत्न की मैं बात करूं, ठीक है, देश की आन बान शान भारत रत्न। अरे हाँ की ना? ठीक है सर, देश की आन बान शान भारत रत्न। इस भारत रत्न की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। जिसे भारत रत्न मिल जाता है वह अपने आप में एक लेवल अप करके चलता है ना। हमारे यहाँ के भारत रत्न खिलाड़ी, समझ रहे हैं, इनको मिला है सचिन तेंदुलकर को। बैठकर बताते भाई जुआ कैसे खेलते हैं, आईएमपीएल पर टीम लगा और बर्बाद हो जो पूरा का पूरा। देखे है ना सचिन तेंदुलकर को, एमपीएल पर टीम कैसे लगाए है, फर्जी चीजें। तो इस प्रकार की चीजों को सचिन तेंदुलकर को भी मिल गया है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान, क्रिकेट के क्षेत्र में वास्तव में बहुत बेहतर जानकारी है, क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर, नो डाउट। भारत रत्न मिला है और आकर बताते हैं कि एमपीएल पर टीम कैसे बनाए और कैसे बर्बाद हो जाए, कैसे करोड़पति बन जाए। आइए यहां देखिए, देखिए आपको नौकरी वोकरी मिल जाए, ज्यादा चक्कर में मत रहिए। देखिए क्या है भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा पुरस्कार कुछ बना नहीं है भारत में, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा क्या है? नागरिक सम्मान है। और भारत रत्न की जो आकृति होती है बाबू, वह पीपल के पत्ते के समान होती है। कई बार एसएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत रत्न की जो आकृति होती है, भारत रत्न की जो आकृति होती है वह पीपल के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते के समान होती है, पीपल के पत्ते के समान होती है। क्लियर? आइए देखते हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। मैं यहां पर बता दूं, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। 1954 में, ध्यान से देखेंगे बाबू, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। और इसी 1954 में 3 लोगों को एक साथ दिया गया। यानी कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है। जब पहली बार भारत रत्न दिए गए तो 3 लोगों को दिए गए। कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति
व्यक्ति, पहले नहीं बाबू, टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग। सबसे पहली 1954 में इसका शुरुआत हुआ और 1954 में एक के बार 3 लोगों को हचाक से दिया गया, पूरे तीनों लोगों को लो भैया भारत रत्न। पहले कौन थे बाबू? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया। सी राजगोपालाचारी को दिया गया, सी राजगोपालाचारी को दिया गया। अरे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, सी राजगोपालाचारी को दिया गया। नेक्स्ट दिया गया बाबू सीवी रमन को। किसको दिया गया? सीवी रमन को। क्यों दिया गया? रमन प्रभाव के लिए। किसके लिए? रमन प्रभाव की खोज इन्होंने की, इसके लिए दिया गया। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, अरे पहले व्यक्ति यह तीनों हैं, तीनों को एक के साथ थमाया गया। सबसे पहले थमाया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। कब शुरुआत हुआ? तो 1954 में। 1954 में जब पहली बार दिया गया तो 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन से? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। अगर प्रश्न पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिनको भारत रत्न पहली बार नहीं दिया गया, तो यहीं पर डाल देगा सचिन तेंदुलकर, इनको दिया गया 2014 में, अटल बिहारी 2015 में। इस प्रकार से चीजें पूछा जा सकता है। क्लियर है? आइए बात करते हैं। यह क्वेश्चन क्लियर? ठीक है सर, आगे देखिए। पूछे कि भारत रत्न में धनराशि कितनी होती है? भारत रत्न जिसको मिलता है उसको कितना पैसा मिलता है? पैसा नहीं मिलता है बाबू, सम्मान है, नागरिक सम्मान है। पैसे से थोड़ा ना तोलेंगे। भारत रत्न में 1 रुपया नहीं मिलता है। ध्यान से चलिए, यहां देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला विदेशी व्यक्ति, हाई देखिए तो, भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला विदेशी व्यक्ति नाम है खान अब्दुल गफ्फार। नाम है खान अब्दुल गफ्फार। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार। क्लियर? बढ़िया, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार। इसे बोलते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास 1 पार्ट था, पहला पार्ट था, यह खत्म होता है पहला पार्ट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो पहला पार्ट मैंने क्लियर किया, ठीक है, जो पहला पार्ट मैंने अभी आपको कराया, इसका भारत में प्रथम पूरा जीके का पहाड़ उठाकर डाल दिया हूं। तो जो पहला पार्ट मैंने कराया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में छापिएगा जरूर बाबू, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। सेकंड पार्ट जस्टिस का अपलोड होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।